Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about legal provisions related with contractual capacity, and we have discussed legal provisions related with free consent. And in free consent we have covered provisions related to coercion, provisions related to undue influence, and provisions related to fraud, and provisions related to misrepresentation and mistake. So students, in today's class we are starting a new provisions related to consideration. Legal provisions related with consideration, page number 88. The term consideration is generally used in the sense of quid pro quo, that is something in return. कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है या हमारा जो कंसिडरेशन है वो इस चीज़ पर बेस्ड होता है कि समथिंग इन रिटर्न, दैट मीन्स कि अगर हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तो बदले में भी हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. इट इज़ द प्राइस ऑफ दैट वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट पेज फॉर द प्रॉमिस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी. ये वो प्राइस होती है जहां एक पार्टी जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके बदले पे की जाती है, चाहे वो किसी पार्टी का प्रॉमिस हो सकता है या किसी पार्टी के लिए परफॉर्मेंस हो सकती है. ठीक है, जैसे कि परफॉर्मेंस के आप जो पेमेंट कर रहे हैं वही है समथिंग इन रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी गिवन है हमारी बुक में. सुधा ऑफर्स माधुरी टू सेल हर कार फॉर ₹90,000. कि सुधा ने अपनी कार 90,000 में सेल करने का ऑफर दिया माधुरी को, एंड माधुरी एक्सेप्ट, माधुरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया. सुधा का जो कंसिडरेशन है वो 90,000 रुपीज़ है और माधुरी का जो कंसिडरेशन है वो कार है. दैट मीन्स समथिंग फॉर समथिंग. सम की माधुरी को मिली कार और सुधा को मिल गई 90,000 का पेमेंट, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन हो गई. कंसिडरेशन इज रिकम्पेंस गिवन बाय वन पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ टू द अदर. कि सीधा से एक चीज़ कही जा रही है कि कंसिडरेशन का मतलब है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिकम्पेंस करेगी, मतलब बदले में कुछ पे करेगी जो कि आपने लिया है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंसिडरेशन कह देते हैं. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर और द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज डन और ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or promises to do, abstain from doing something such act or abstain promise is called consideration for the promise. अब एक बात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाई जा रही है कि कंसिडरेशन में क्या क्या शामिल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन और दे रखी है ब्लैक स्टोन की. कंसिडरेशन, अच्छा ये तो हमने पढ़ ली कि देखो सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं 2D के अकॉर्डिंग. और कहा जा रहा है When at the desire of the promiser, promiser के डिज़ायर के हिसाब से, the promise or any other person has done or obtained from doing or does or abstain from doing. कि आपने प्रॉमिस किया किसी दूसरे पर्सन से कुछ ऑब्टेन करने का या कुछ ऑब्टेन नहीं करने का या कुछ रोकने का, और प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या आपने प्रॉमिस किया कुछ करने का या रोकने का. समथिंग सच एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड, कि ऐसा जो आपने काम करने का प्रॉमिस किया है उसी को भी हम क्या कह देंगे, मतलब प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस भी कंसिडरेशन माना जाएगा. इसमें ये सिंपल सा कहना चाह रहे हैं. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर एज फॉलोज. कि एक लीगल कंसिडरेशन को क्या डिफाइन करेगा या एक लीगल कंसिडरेशन के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, यही हमें इसमें पढ़ाया जा रहा है फिलहाल. फर्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. कि कंसिडरेशन हमेशा और हमेशा प्रोमिसर की डिज़ायर के हिसाब से होगा. एक्ट डन और सर्विसेज रेंडर वॉलेंटरली और एट द डिज़ायर ऑफ द थर्ड पार्टी विल नॉट. कि आपने अपनी इच्छा से कुछ भी कर दिया या थर्ड पार्टी अपनी इच्छा से कुछ देना चाह रही, हम उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे. कंसिडरेशन का मतलब सिंपल सा है कि जो प्रोमिसर ने आपको प्रॉमिस करते वक्त कहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर्स दिए हैं उसी के हिसाब से उसको होना चाहिए. द कंसिडरेशन नीड नॉट बेनिफिट द प्रोमिसर हिमसेल्फ. ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जिसमें केवल एक पार्टी को बेनिफिट हो, दोनों पार्टी को समथिंग फॉर समथिंग होना चाहिए. कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन.
कि या तो प्रोमिसर खुद देगा या प्रोमिसर के बिहाफ पर कोई थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है। कंसिडरेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एन एक्ट ऑफ प्रॉमिस एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर इज पॉजिटिव एंड इफ नॉट देन इट इज नेगेटिव कंसिडरेशन। कि आपकी इच्छा के हिसाब से जो भी आपको कंसिडरेशन मिला दैट इज पॉजिटिव कंसिडरेशन, और जो इच्छा के हिसाब से नहीं मिला है उसी को हम कहेंगे नेगेटिव कंसिडरेशन। यहाँ हम फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते कि सर आपने कुछ काम करने का कहा है, ठीक है, और सो स्टूडेंट्स हम कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडरेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। पॉजिटिव का मतलब है जो डिज़ायर के हिसाब से है, चाहे वो काम करने को लेकर हो सकता है, चाहे काम नहीं करने को लेकर हो सकता है। जो आपकी इच्छा है अगर उसके हिसाब से मिला, जैसे कि आप किसी को कोई काम करने नहीं देना चाहते तो लेकिन वो आपकी इच्छा के हिसाब से, दैट इज़ पॉजिटिव कंसिडरेशन। बट जो आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं है, डिज़ायर के हिसाब से नहीं है, इट विल रिगार्डेड एज नेगेटिव कंसिडरेशन। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, और फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के बेस पर भी हो सकता है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो पता है कि फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। प्रेजेंट में जो करंट एक्सचेंज गुड्स ऑफ सर्विसेज हो रहा है, जो अभी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो अभी के कंसिडरेशन पर बेस्ड है, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन। और हमने पास्ट में कोई एक्टिविटी की थी जिसका कंसिडरेशन आज हमें मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। साफ साफ कहा गया है कि वॉइडेबल, वैलिड कुछ नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। द कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। अब सबसे बड़ी बात है कि होना ज़रूरी है, बट देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू बी एडिक्वेट। दैट मीन्स 10 लाख की प्रॉपर्टी आप 2 लाख में भी दे सकते हैं। बस यही कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि यस, जो कंसिडरेशन है वो होना चाहिए। देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू बी एडिक्वेट, कि एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है, होना चाहिए बस। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड कॉम्पिटेंट। इफ द कंसिडरेशन इज मिसलीडिंग, deceptive, impossible and elusive, then it cannot be considered as real and competent consideration. कि consideration कैसा होना चाहिए? misleading होना चाहिए, misleading नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो impossible तो आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। आप ऐसी जगह क्रॉप तैयार करने की बात कर रहे हो जो कि ओशियन के मिड में है, लैंड तो है नहीं वहाँ फिलहाल तो, हाँ ओशियन फार्मिंग होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर, लेकिन फिलहाल वो चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप कह रहे हैं कि सर हम वहाँ पर एक आइलैंड बनाएंगे और वहाँ पे करेंगे। नो, पॉसिबल नहीं है, अभी तो है ही नहीं ना। तो इम्पॉसिबिलिटी की जहाँ बात होगी या मिसलीडिंग होगा, उसे हम क्या मानेंगे? वॉइड मानेंगे। कंसिडरेशन रियल और कॉम्पिटेंट कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अनलॉफुल कंसिडरेशन रेंडर द एग्रीमेंट वॉइड। क्योंकि अब यहाँ वर्ड एग्रीमेंट यूज़ किया गया है कि बात करें कि एग्रीमेंट वॉइड इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। अनलॉफुल का मतलब है कि बियॉन्ड द रूल्स है, पॉलिसीज़ हैं, जहां हम आईपीसी के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वहीं ये मान लिया जाएगा, अनलॉफुल मान लिया जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट बी पॉसिबल एंड सर्टेन। सबसे बड़ी बात कि जो कंसिडरेशन है वो पॉसिबल भी होना चाहिए और सर्टेन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी पॉसिबल एंड सर्टेन का मतलब हमने अभी पढ़ा था, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो उसका अपोजिट कह रहे हैं कि भैया पॉसिबल होना चाहिए, कि ऐसा कि आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज गिविंग डोनेशन टू सम बेगर्स और NGO एंड दे आर गिविंग सम लाइक उन्हें कुछ दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं उनके लिए, तो दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कंसिडरेशन, ठीक है। पॉसिबल होना चाहिए कि हाँ, जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। साफ साफ लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बात की बात है, एग्रीमेंट में भी अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो उसे हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। बट फॉलोइंग आर द एक्सेप्शनल केसेस अंडर विच एग्रीमेंट इज वैलिड एंड एनफोर्सिएबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन हम जो अब एक्सेप्शनल केसेस पढ़ने जा रहे हैं, कुछ कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोगों को साफ साफ पता लग जाएगा कि अगर एग्रीमेंट नहीं भी, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी उसे वैलिड माना
जा सकता है। किस बेस पर कह रहे हैं? फर्स्ट ए, when a written and registered agreement made on account of natural love and affection by the parties standing in near relation, कि एक प्रॉपर्टी फादर से सन को ट्रांसफ़र हुई, फादर से डॉटर को ट्रांसफ़र हुई, रियल ब्रदर ने रियल ब्रदर को ट्रांसफ़र किया, रियल सिस्टर को ट्रांसफ़र किया, तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि रजिस्टर्ड है लेकिन वहाँ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो यस नाउ यू कैन मेड अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, कि अब दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मानता है कि अगर आपके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन माना जा सकता है। सेकंड, व्हेन एन एग्रीमेंट इज टू कॉम्पनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, कि आपने पहले ऐसी कोई सर्विसेज दी थी जो कि आपने उस वक्त पेमेंट नहीं मिला था, लेकिन आज आप उस पेमेंट के लिए, उन वॉलंटरी सर्विसेज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा पास्ट कंसिडरेशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, ठीक है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज पेमेंट फॉर अ टाइम बैड डेप्ट, कि अगर हमारे कोई बैड डेप्ट्स हो रखे थे, कोई पुराने डेप्ट थे जो कि पहले पेमेंट नहीं किया लेकिन आज वो पेमेंट करना चाहते हैं, तो यस हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी सर्विसेज दी चुकी। गिफ्ट एक्चुअली गिवन एंड टेकन, कि जो गिफ्ट दिए गए हैं वो भी कंसिडरेशन शादी वगैरह में होते हैं, हमारे बर्थडे गिफ्ट वगैरह जो मिलते हैं, यस उसे हम लीगल कंसिडरेशन मान सकते हैं। प्रोमिसेस टू चैरिटी वेयर लाइबिलिटी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय डन ऑफ द होप ऑफ इट। अब देखो क्वेश्चन ये आ जाता है सर आपने अभी तो मना किया था चैरिटी वगैरह डोनेशन वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने एक्सेप्शनली मेंशन कर दिया कि अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है डोनेशन देने का, ठीक है, तो आप अब अगली पार्टी उम्मीद कर रही है कि आप डोनेशन देंगे, तो इसमें आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, आपको अब डोनेशन देना ही देना होगा। इफ़ यू आर प्रॉमिसिंग देन यू हैव टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ डोनेशन। नेक्स्ट, ग्रेचुअस बेलमेंट, क्योंकि वहाँ पर भी वही रिलेशन वगैरह है, हमारा कुछ है, बॉन्डिंग वगैरह है, इस वजह से हम लोग हमारा गुड्स बिना किसी पेमेंट के दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वो हमारा ग्रेचुअस बेलमेंट कहलाता है। एंड ग्रेचुअस बेलमेंट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट। एजेंसी, सिंस नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, कि एजेंसी के केस में भी हमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अगला जो प्रोविजंस है, इसका जो फर्स्ट है लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विथ लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, so it will be discussed in the next class. Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.